नमस्कार प्यारे साथी, स्वागत है आपका एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस कक्षा में हम जैसा कि बात करने जा रहे हैं, आपने थंबनेल देख लिया होगा, वो है एलईजी। एलईजी आपके सभी जगह काम आएगी। जैसे बीए के एग्ज़ाम हुए, बीएड के हुए, इंग्लिश रिलेटेड पोर्शन हो, सेकेंड ग्रेड जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो एलईजी जो लिटरेरी फॉर्म्स है उनमें हमने ओड की बात कर ली थी। ओड ओड पढ़ लिया था हमने। ओड ओड क्या होता है? एक लिरिक होता है। ओड एक लिरिक होता है जो किस लिए लिखा जाता है? टू प्रेज समवन, प्रेज और ग्लोरीफाई समवन, किसी को प्रेज करने के लिए, प्रशंसा में लिखा जाता है, ठीक है ना, संगीत के रूप में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है एलईजी। एलईजी भी क्या है? एक संगीत है। और ये क्या है? किसी की मृत्यु पर सैड सॉन्ग होता है ना, जैसे दुख के रूप में ये लिखा जाता है, ठीक है। तो एलईजी के बारे में हम पढ़ते हैं। एलईजी से रिलेटेड बहुत से प्रश्न आते हैं। तो पहला नाम दिया है एलईजी। एलईजी यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, एलईजी। तो एलईजी क्या होता है? द एलईजी इज essentially a poem of mourning or lamentation। हाँ, मोर्निंग मतलब दुख या विलाप, लेमेंटेशन यानी विलाप। तो एलिजी होती है वो इसेंशली यानी मुख्य तौर पर क्या होती है? ए पोइम, एक पोइम है। एलिजी क्या है भाई? एक पोइम है, बस इतना याद रखना है। जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पोइम पढ़ी है, वैसे ही क्या है, एलिजी भी एक पोइम है। लेकिन ये पोइम किस प्रकार की है? क्या ये खुशी की है? ना, ये है मॉर्निंग पोइम, मॉर्निंग और लेमेंटेशन पोइम, यानी ये शोक या विलाप की कविता है। ऑन द डेथ ऑफ समवन। अब क्या है यहाँ पे? ये अच्छी चीज़ आई है, एक मिनट। एलईजी की मेन फीचर्स क्या है? बस सीधा मेन फीचर यही है, ऑन द डेथ। डेथ है नाम, जो डेथ है कि मुख्य तौर पर एलईजी है वो किसी की मृत्यु पे लिखी जाती है। एलईजी क्या है? एक कविता है, गाने के रूप में लिखी जाती है। और ये क्या है? मृत्यु के ऊपर लिखी जाती है, यानी ये दुख की कविता है। ऑफ समवन सच एज टेनिसन्स इन मेमोरियम। इन मेमोरियम एक क्या है? एलईजी है। आपसे प्रश्न पूछ लिए, विच टाइप ऑफ लिटरेचर फॉर्म इज द इन मेमोरियम, कि इन मेमोरियम में वो किस प्रकार का लिटरेरी टाइप है? तो इन मेमोरियम में वो एलईजी है। किसने लिखी थी? टेनिसन ने लिखी थी। टेनिसन के द्वारा लिखित एलईजी का नाम क्या है? इन मेमोरियम। ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हालम, जो आर्थर हालम थे उनकी मौत पर टेनिसन ने जो एलईजी लिखी थी उसका क्या नाम था? इन मेमोरियम। क्या नाम था? इन मेमोरियम। टेनिसन की डेथ पे, एक मिनट, हाँ बात करते हैं दोबारा से, कि जो टेनिसन है, यानी इन मेमोरियम का पूछ ले, इन मेमोरियम का लेखक कौन है? इन मेमोरियम, सॉरी लेखक नहीं, पोइम, पोइट कौन है? इन मेमोरियम, क्योंकि ये पोइम होगी। इन मेमोरियम टेनिसन ने लिखी थी। किसकी डेथ पर लिखी थी? आर्थर हालम की मौत पर लिखी थी। डेथ पर लिखी, इसका मतलब क्या है? ये एक एलईजी है। तो इन मेमोरियम इज द एलईजी रिटन बाई टेनिसन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हालम। आगे डब्ल्यू एच ओडेन की है, ऑन द डेथ ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, यानी डब्ल्यू एच ओडेन की ऑन द डेथ ऑफ डब्ल्यू बी येट्स। तो ये इस डब्ल्यू से इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यू बी येट्स की मौत है और लिखने वाला डब्ल्यू एच ओडेन है। इनका भी कुछ ऐसा ही नाम था, इन मेमोरियम ऑफ डब्ल्यू बी येट्स, ऐसा ही नाम की जो डब्ल्यू एच ओडेन ने लिखा था। और स्पेंसर है, उसने चौसर की मौत पे लिखा था। स्पेंसर ने द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ चौसर, चौसर की मौत पे लिखा था। स्पेंसर, चौसर, लास्ट में आ रहा है स्पेंसर, चौसर, रे आ रहा है, डब्ल्यू एच ओडेन और डब्ल्यू बी येट्स और स्पेंसर, चौसर। तो स्पेंसर ने लिखा था द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, किसकी मौत पर? चौसर, चौसर राजा था उसका, प्रिंसेस याद रख लोगे। तो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस किसका है? स्पेंसर का, चौसर की मौत पर है। एंड ड्राइडन, ड्राइडन के हीरोइक स्टेंजाज है। हीरोइक स्टेंजाज किसने लिखे थे? ड्राइडन ने लिखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीरोइक स्टेंजाज किसके द्वारा लिखे गए थे? ड्राइडन के द्वारा लिखे गए थे। ऑन द डेथ ऑफ क्रोमवेल, अब ये ध्यान देना कि ड्राइडन ने हीरोइक स्टेंजा लिखे थे, वो किसकी डेथ पर लिखे थे? क्रोमवेल की डेथ पर। आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश एलिजीज। इंग्लिश एलिजीज के उदाहरणों की बात हमने की थी। टेनिसन की इन मेमोरियम की हमने बात की थी। डब्ल्यू एच ओडेन का जो डब्ल्यू बी येट्स की मौत पर लिखा गया था। स्पेंसर का द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस ऑन द डेथ ऑफ चौसर की मौत पर लिखा गया। और ड्राइडन का हीरोइक स्टेंजाज थे, वो क्या है? जो हीरोइक स्टेंजा जो क्रोमवेल था उसकी मौत पर लिखे गए। आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश एलिजीज, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न पूछ रहता हूँ आपको एक बार एक एक करके, कि द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस किसकी मौत पर लिखा गया था?
चौसर की मौत पर किसने लिखा था? स्पेंसर ने, चौसर स्पेंसर, ठीक है। और क्रomwell की मौत पर जो हीरोइक स्टैंजा ड्राइडन ने लिखे थे, ठीक है, इंग्लिश से। यह इंग्लिश एलिजीज के उदाहरण हो गए। आगे, इट्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मोर्नफुल। मोर्नफुल का मतलब होता है शोकपूर्ण, कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कैसा होना चाहिए? दुखपूर्ण और सैडली रिफ्लेक्टिव, यानी ये सैड होना चाहिए। यानी जो एलिजी होती है उसका जो सब्जेक्ट है, मेन जो मुख्य है विषय, वो क्या होना चाहिए? वो बिल्कुल ही दुख का होना चाहिए, दुख होना चाहिए उसमें, मोर्नफुल होना चाहिए। मोर्न मीन्स दुख, सैडली रिफ्लेक्टिव। इट मे ऑल्सो बी रिटन एज ए ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब होता है बेटा श्रद्धांजलि देना, टू समवन, किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा जाता है। और समथिंग लॉस्ट, या फिर कोई चीज़ जो खो गई है, या कोई कुछ है जो खो गया, सच एज द फॉल ऑफ ए सिटी, जैसे किसी शहर, कोई शहर खो गया, यानी शहर की दुर्घटना हो गई है, शहर में कोई हानि हो गई बहुत बड़ी, जिससे क्या है लाखों जान माल की हानि हो गई है। और डिफेट, यानी जो डिफेट होती है, यानी हम क्या कह सकते हैं उसको, पराजय होती है। इन बैटल, युद्ध में हमें पराजय मिलती है। और सम काइंड ऑफ नेशनल कैटोस्ट्रोफी, या फिर कोई बड़ी राष्ट्रीय आपदा आती है। यानी कहने का मतलब क्या है, एलिजी सब जो रिलेटेड है, एलिजी शब्द वो किससे रिलेटेड है? वो केवल और केवल दुख से रिलेटेड है। यानी एलिजी एक पोइम है, लिरिक की पोइम है, लेकिन ये मुख्यतः जो लिरिक होगा या जो पोइम होगी वो किससे रिलेटेड होगी? इट्स रिलेटेड टू मोर्नफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव, यानी ये केवल और केवल सैड, दुख विलाप, इनसे रिलेटेड होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? इट्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मोर्नफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव। आप अगर आप एमए की या बीए की या बीएड की कॉपी भर रहे हो तो उसमें आप लिख सकते हो इट्स सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी मोर्नफुल और सैडली रिफ्लेक्टिव। इट मे ऑल्सो बी रिटन एज ट्रिब्यूट टू समवन, किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए। समथिंग लॉस्ट, सच एज जिस प्रकार क्या है, द फॉल ऑफ ए सिटी, एक सिटी का पतन हो गया है। और डिफेट इन बैटल की, युद्ध में हार हो गई है। और सम काइंड ऑफ नेशनल कैटोस्ट्रोफी, या कोई बड़ी राष्ट्रीय आपदा आ गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं इन ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, ग्रीक और रोमन लिटरेचर की बात करते हैं। द एलिजी वॉज एनी पोइम कंपोज्ड इन ए स्पेशल एलिजियक मीटर, कि जो ग्रीक, यहाँ ध्यान देना, अभी हमने इंग्लिश एलिजीज के उदाहरण पढ़े, अब हम ग्रीक और जो रोमन लिटरेचर है उसकी बात कर रहे हैं थोड़ी, कि ग्रीक और जो रोमन लिटरेचर है, द एलिजी वॉज एनी कंपोज्ड इन ए स्पेशल एलिजियक मीटर, कि जो एलिजी होती है उसके लिखने का एक मीटर होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे है जैसे हर जैसे ही लिख दी ना, ये एक मीटर में लिखी जाती है। किसमें? रोमन और ग्रीक जो लिटरेचर है उसमें। एलिट्रिंग हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर्स लाइन, यानी जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर है उनमें जो एलिजी लिखी जाती थी, एलिजी वॉज एनी कंपोज्ड इन ए स्पेशल मीटर, वो एक स्पेशल मीटर में लिखी जाती थी। और जिस मीटर का नाम क्या था? हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड की बात करें, दिस रेस्ट्रिक्टेड एलिजिक मीटर मेट्रिकल फॉर्म लॉस्ट एंड द टर्म अप्लाइड टू एनी पोइम ऑफ सोलेमन मेडिटेशन, ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। कि जो ग्रीक और रोमन लिटरेचर है उसमें तो कंपोज्ड एक स्पेशल जो मीटर है उसमें होता था, जिसका नाम था एलिट्रिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर, उसमें लिखी जाती। लेकिन इंग्लैंड में जो ये ज़्यादा रूल है ना, वो जो एलिजी थी उसमें इम्प्लाई नहीं था, ठीक है। उनमें क्या है, रेस्ट्रिक्टेड एलिजिक मीटर फॉर्म लॉस्ट, या उसमें वो धीरे धीरे करके लॉस्ट फॉर्म लॉस्ट हो गया था। यानी जो एलिजी ग्रीक और रोमन में लिखी जाती थी, बाद में जो इंग्लैंड में लिखी जाने लगी थी एलिजी, उसमें ज़्यादा मीटर पे ध्यान नहीं देता था। एंड द टर्म अप्लाइड टू एनी पोइम ऑफ सोलेमन मेडिटेशन, ठीक है। ग्रेज एलिजी, अब ये याद रखनी है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, ये किसकी है? ये टॉमस जो ग्रे है उसकी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिजी है कि एलिजी रिटन ए कंट्री चर्च यार्ड किसकी है? 1751 की है, ठीक है। ये टॉमस ग्रे की है, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड, टॉमस ग्रे की है। इज ऑल्सो एन एलिजी इन दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इंग्लैंड में ज़्यादा राइम स्कीम पर फोकस नहीं दिया जाता था, और जो रोमन और ग्रीक लिटरेचर है उनमें जो एलिजीज लिखी जाती थी उनमें जो एलेट्रिंग हेक्सामीटर और पेंटामीटर पर ध्यान दिया जाता था, ठीक है। अब एलिजीज के टाइप के बारे में बात करते हैं। पहला है पेस्टरल एलिजी, सबसे मुख्य है पेस्टरल एलिजी। क्या नाम है? पेस्टरल एलिजी। पेस्टरल का मतलब होता है देहाती। पेस्टरल एलिजी यानी जो गांव से संबंधित है। पहली एलिजी है पेस्टरल एलिजी। द मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट इज द पेस्टरल एलिजी। सबसे प्रमुख जो एलिजी का प्रकार है वो है पेस्टरल एलिजी। इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द, ये माना जाता है, प्रिज्यूम्ड किया जाता है दैट द जो पोइट है इज ए सेफर्ड नहीं, सेफर्ड। वो क्या है? एक सेफर्ड है, गडरिया है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ फेलो सेफर्ड, यानी वो दुख प्रकट कर रहा है। यानी जो पेस्टरल एलिजी होती है
उसमें जो पोइम होता है, पोइट होता है, जो उस पोइम को लिख रहा है, वो क्या करता है, वो खुद को एक गडरिया मानता है कि आई एम ए शेफर्ड। वो एक खुद को गडरिया मानता है और अपना जो साथी है उसकी मौत पे वो क्या है, एलिजी लिखता है, तो उस जो साथी है उसको भी वो गडरिया ही बताता है कि मैं अपने साथी, वास्तव में वो गडरिया नहीं है लेकिन वो पोइम लिख रहे हैं तो पेस्टल एलिजी में अपने आप को गडरिया बताते हैं और अपने साथी को भी गडरिया बताते हैं। पेस्टल पोइट्री वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रीक पोइट थियोक्रिटिस इन आइडल्स। ये नाम याद रखना ना, IDYALLAYSS, आइडल्स या इडल्स भी बोलते हैं कुछ इसको। कि जो पेस्टल एलिजी है ना बेटा जी, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी, जो ग्रीक पोइट थे ना। देखो ज़्यादा एलिजीज का फोकस ग्रीक और रोमन लिटरेचर में ही रहा है ना, हालांकि इंग्लिश में भी है, जैसे थॉमस ग्रे की रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड है। तो याद रखना जो आइलैड्स या फिर आइडल्स या फिर इडल्स, आइडल्स या इडल्स जो है किसका, जो आइडल्स थियोक्रिटिस का है, उन्होंने जो लिखा था ना कि पेस्टल एलिजी सबसे पहले इंट्रोड्यूस है, वो थियोक्रिटिस के द्वारा शुरू की गई थी। जो उन्होंने आइडल्स लिखा था या इडल्स लिखा था उसमें सबसे पहले उन्होंने पेस्टल एलिजी की शुरुआत की थी। द ग्रीक वर्ड फॉर शेफर्ड इज पेस्टर, यानी जो शेफर्ड यानी गडरिया होता है, गडरिया, उसके लिए ग्रीक में, ग्रीक भाषा में पेस्टर नाम होता है। जैसे हम गडरिया कहते हैं, अंग्रेज शेफर्ड कहते हैं, वैसे ही ग्रीक लोग हैं वो पेस्टर कहते हैं किसको, गडरिए को। तो उस पेस्टर से देखो, ये थियोक्रिटिस है, वो भी क्या है, ग्रीक पोइट है, तो वहाँ पे क्या होगा, उस गडरियो को पेस्टर कहेंगे, तो उससे पेस्टल एलिजी का निर्माण हो गया। द ग्रीक वर्ड फॉर शेफर्ड इज पेस्टर, देयरफॉर पेस्टल सजेस्ट दैट द एलिजी इज रिलेटेड टू शेफर्ड, यानी तब पेस्टर क्या संबंध व्यक्त करता है कि जो एलिजी है वो शेफर्ड से रिलेटेड है। एंड रस्टिक लाइफ, रस्टिक मतलब जो देहाती जीवन है, ग्रामीण जीवन है, उससे, उस परिवेश से रिलेटेड है। इन द पेस्टल एलिजी द होल पोइम इज कास्ट इनटू द पेस्टल फॉर्म। हाँ, कि ये जो पेस्टल एलिजी है उसमें पूरी की पूरी एलिजी वो पेस्टल फॉर्म में लिखी जाती है। डेवलप्ड थ्रू पेस्टल कन्वेंशन एंड क्लासिकल माइथोलॉजी। हाँ, जो पेस्टल एलिजी होती है उसमें क्लासिकल माइथोलॉजी यानी जो पौराणिक जीवन होते हैं उनसे रिलेटेड बातें होती है, कन्वेंशन बातें, जो देहाती जीवन से रिलेटेड पूरा सीन होता है इसमें। कहने का मतलब यही है, क्योंकि पेस्टल जो गडरिया है उसकी मौत पे हो रही है, तो यानी जो वास्तव में गडरिया नहीं है, पोइट खुद को गडरिया मानता है, अपने साथी को गडरिया मानता है और तब वो लिखता है। और जो जितने भी सीन होंगे ना वो ग्रामीण परिवेश से, रस्टिक लाइफ से रिलेटेड होंगे। कहने का तात्पर्य ये, द फॉलोइंग कन्वेंशन इज फॉलोवर्ड इन ए पेस्टल एलिजी, कि जो पेस्टल एलिजी होती है उसमें निम्न प्रकार के जो क्या होते हैं, कन्वेंशन है, वो फॉलो किए जाते हैं। जिस प्रकार कैसे, अब पेस्टल एलिजी की क्या विशेषता है, देखो यहाँ से प्रश्न आता है कि द शेफर्ड पोइट इन्वोक्स, कि जो कवि है, शेफर्ड पोइट है, वो क्या इन्वोक्स करता है, आह्वान करता है किसका, द म्यूजेज एंड अदर फिगर्स फ्रॉम क्लासिकल माइथोलॉजी। वो किसका आह्वान करता है, म्यूजेज। म्यूजेज क्या होता है, जो गॉड, गॉडेज या गॉड ऑफ किसके, जो भगवान है, जो भगवान है ना उनका आह्वान करता है। लिटरेचर के भगवान बोलते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये भगवान का आह्वान कर रहा है, भगवान तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने मेरे मित्र को, मेरे साथी को मरने कैसे दिया। तो जो शेफर्ड पोइट है वो क्या इन्वोक्स करता है, आह्वान करता है द म्यूजियस यानी गॉड को, एंड अदर फिगर्स फ्रॉम क्लासिकल माइथोलॉजी, जो पौराणिक कथाएं थी उनमें जो देवता थे उनको याद करता है, वो उनको याद करके आह्वान करता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। और इसमें क्या है, ऑल नेचर जॉइन्स इन मॉर्निंग द शेफर्ड्स डेथ। ऑल नेचर, पूरी की पूरी प्रकृति ऐसा प्रकट होता है, इन जॉइन्स, वो क्या कर लेती है, ज्वाइन कर लेती है किसको, इन मॉर्निंग, की पूरी प्रकृति जैसे जो दुख है, विलाप के क्षण है, उनको क्या है, उसने ज्वाइन कर लिया है। द शेफर्ड्स डेथ, जो गडरिया है उसकी मौत पर पूरी प्रकृति उसकी जो दुख है उसको क्या है, ज्वाइन कर लेती है। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ये पेड़, ये पत्ते, ये नदियाँ, ये झरने, ये सभी दुखी है, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है। यानी पूरी प्रकृति को ऐसे दिखाया जाता है कि वो इसको ज्वाइन किए हुए, किसको, विलाप या जो दुख के क्षण है उनको ज्वाइन किए हुए। द मॉर्नर चार्ज विथ नेग्लिजेंस द निम्स और अदर गार्जियंस ऑफ द डेड शेफर्ड। द मॉर्नर, मॉर्नर यानी जो दुख मनाने वाले या शोक मनाने वाले,
चार्ज, वो क्या है, चार्ज करते हैं, वो आरोप लगाते हैं किसके, विथ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस यानी लापरवाही का आरोप लगाते हैं किस पे ऊपर, द निम्स, जो अच्छी या सच्ची आत्मा होती है, प्यारी आत्मा जो किसी का भला चाहती है। जैसे आप कहोगे कि मैं कुछ गलत करने को सोचते हो, तब आपके अंदर से आता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो अच्छी गुड स्पिरिट, अच्छी आत्माएं जो हमारे शरीर के अंदर है, उनको निम्स बोलते हैं। उनको क्या है, मॉर्नर जो शोक मनाने वाला है, जो पोइट है, वो क्या करता है, चार्ज करता है कि आपकी लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस, द निम्स और अदर गार्जियंस स्पिरिट, गार्जियन जो अन्य उसके जो गार्जियन है, उनको क्या है, ऑफ डेड सेफर्ड, जो मृत है उसके अन्य जो गार्जियन है, उनको क्या है, वो ब्लेम करता है कि आपकी वजह से ये मर गया, उन निम्स को, उनको ब्लेम करता है। देयर इज ए प्रोसेसन ऑफ एप्रोप्रिएट मोर्नर, देयर इज ए प्रोसेसन, यहाँ पे क्या है, एक आपको एक मिनट, हाँ, देयर इज ए प्रोसेसन ऑफ एप्रोप्रिएट मोर्नर्स, मोर्नर्स क्या होते हैं, शोक मनाने वाले, अभी पीछे नाम आया था। तो उचित जो शोक मनाने वाले लोग हैं उनका क्या है, प्रोसेसन है। प्रोसेसन एज लाइक जैसे जुनून है, जो जुलूस है, सॉरी, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस। यहाँ पे क्या होता है, एक जो शोक मनाने वालों का जुलूस होता है, यानी एक समूह है लोगों का, किसमें समूह तो हो गया ना भाई, क्योंकि मौत हुई है यहाँ पे। द पोइट रेज क्वेश्चन अबाउट द जस्टिस ऑफ फैट और एल्स, यानी जो पोइट है, द पोइट राइजेज, वो क्या करता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन अबाउट द जस्टिस ऑफ फैट, यानी जो उसके भाग्य के लिए क्या करता है, प्रश्न उठाता है कि ऐसा कैसे हुआ, और एल्स ऑफ प्रोविडेंस एंड एडवर्स टू द करप्ट कंडीशन ऑफ हिज ओवन टाइम्स। हाँ, और कवि क्या करता है, प्रश्न उठाता है। एक तो पहली बात तो क्या है, प्रश्न उठाता है, और जो करप्ट कंडीशन है, समाज की करप्ट कंडीशन है, उनके बारे में भी क्या है, वो कुछ बोलता है। जो पेस्टल एलिजीज होती है उसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि उसमें वो उनके बारे में भी बोलता है, जैसे क्या है, टू रेज क्वेश्चन अबाउट द जस्टिस ऑफ फेट, उसके भाग्य के बारे में प्रश्न उठाता है कि कैसे ये जीवन जिया, कितना संकट था इसके जीवन में, जो करप्ट कंडीशन थी, जिनके कारण इसने जीवन में कुछ नहीं देखा था, उनके बारे में भी बताता है। पोस्ट रेनेसा एलिजीज, रेनेसा पीरियड था, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके आगे की कि जो पोस्ट रेनेसा एलिजीज ऑफन इंक्लूड एन एलेबोरेट पैसेज इन विच अप्रोप्रिएट फ्लावर्स आर ब्रोड टू डेक हेयर्स। हाँ, कि जो पोस्ट रेनेसा एलिजीज होती थी, उनमें क्या है, जो एलिजीज मतलब लिखी जाती थी या जो दिखाई जाती थी, एलिजीज जो होती थी, उनमें क्या है, जो इस प्रकार का दृश्य दिया जाता था, जो अप्रोप्रिएट फ्लावर्स, जो क्या फूलों से जो ब्रोट उनको लाया जाता था, और जो डेक हर्स, यानी जो शव है, शव यात्रा है, उसमें जो जो बॉडी है उसको क्या है, पूरी तरह से किससे, फूलों से जो सजाया हुआ दिखाया जाता था, है ना। जो सेफर डेड या जो गडरिया है, उसकी मौत के बाद जो जो डेड बॉडी है, उसको जब फूलों से जो सजाया जाता है, शव है, उसको फूलों से सजाया जाता था, वो दिखाया जाता था। जो पोस्ट रेनेसां एलिजी है, पेस्टल एलिजी की ये एक विशेषता है, ठीक है। देयर इज ए क्लोजिंग कंसोलेशन इन द एंड ऑफ पेस्टल एलिजी, कि जो पेस्टल एलिजी है उसमें क्या है, क्लोजिंग कंसोलेशन, क्लोजिंग यानी अंत में जो सांत्वना है, इन द एंड ऑफ पेस्टल एलिजी, जो पेस्टल एलिजी है उसके अंत में क्या है, एक सांत्वना प्रकट होती है, सांत्वना दी जाती है लास्ट में। जो पहले इन्वोक्स होता है, सभी आरोप लगाए जाते हैं, जो सभी बातें जुलूस होता है, ऐसा दिखता है कि प्रकृति ने जो ज्वाइन कर लिया इस ग्रुप को, सब सीन दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो लास्ट लाइनें होती है, अंतिम पंक्तियाँ होती है, लास्ट लाइन्स होती हैं, अंतिम पंक्तियाँ, उसमें क्या दिखाया जाता है कि जो क्लोजिंग कंसोलेशन दिखाया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है कि जो पेस्टल एलिजी की मुख्य विशेषता क्या है, अंतिम लाइनों में क्या कौन सी विशेषता देखने को मिलती है, क्लोजिंग कंसोलेशन। इन क्रिश्चियन एलिजीज the lyric poet emphasizes that the death of the shepherd is not to be regretted, as death in this world is the entry to a higher life। हाँ, कि इसमें अंत में इस प्रकार सांत्वना दी जाती है कि जो द लिरिक पोइट एम्फेसिस, यानी जोर देता है लिरिक पोइट, दैट द डेथ ऑफ शेफर्ड, की जो गडरिये की मृत्यु हुई है, यानी उसके साथी की मृत्यु हुई है, इज़ नॉट टू बी रिग्रेटेड, यानी उस पर
रिग्रेट नहीं करना चाहिए, पश्चाताप नहीं करना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। एज द डेथ इन दिस वर्ल्ड, इस जो इस संसार में मृत्यु हुई है, इज द एंट्री टू ए हायर लाइफ, वो एक उच्च जीवन में उसका प्रवेश है। तो ये तो एक खुशी का मौका है। अंत में इस प्रकार का सीन दिखाया जाता है। तो ये क्लोजिंग कंसोलेशन की विशेषता है कि लास्ट में वो कहता है कि ज़्यादा दुख की बात नहीं है, ये एक हायर जीवन में उसका क्या है, प्रवेश है। दिस रिवर्सल ऑफ मूड फ्रॉम अल्टीमेट सैडनेस टू अटर कंटेंटमेंट इज द कंस्पीशियस फीचर ऑफ क्लोजिंग कंसोलेशन। हाँ, क्लोजिंग कंसोलेशन की एक विशेषता क्या है, एक मिनट, क्लोजिंग कंसोलेशन की विशेषता क्या है कि दिस रिवर्सल मूड में पूरा परिवर्तन हो गया, रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। रिवर्स का मतलब बदलाव हो गया, किसमें, मूड में, ऑफ मूड अल्टीमेट सैडनेस, जो अल्टीमेट सैडनेस थी, वो दुख था, उसका क्या है, टू अटर कंटेंटमेंट, पूर्ण संतुष्टि, संतुष्टि की तरफ चला जाता है अंत में कि कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा दुख या शोक की बात नहीं है कि इस संसार में उसकी मृत्यु होगी, लेकिन वो उस संसार में एक उच्च पद पर चला गया है, एक नए जीवन में, एक हायर लाइफ में चला गया है। तो अंत में क्या, ये एक अच्छी विशेषता है इसकी, टू अटर कंटेंटमेंट इज द कंस्पीशियस फीचर्स ऑफ क्लोजिंग कंसोलेशन। ठीक है, अब आगे देखो, उदाहरण है कुछ। जैसे मिल्टन का लिसिडास है, मिल्टन के द्वारा जो लिखा गया है, ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग थे जो मिल्टन के मित्र थे, एडवर्ड किंग, उनकी मृत्यु पर मिल्टन ने लिसिडास लिखा था। लिसिडास किसके द्वारा लिखा गया है, मिल्टन के द्वारा। किसकी मौत पर, एडवर्ड किंग की मौत पर। इतना याद रखना है, एडवर्ड किंग की मौत पर लिसिडास मिल्टन ने लिखा था। प्रश्न आता है, ये तो गारंटेड आता है कि लिसिडास किसने लिखा था, मिल्टन ने लिखा था। अर्नोल्ड ने क्या लिखा था, अर्नोल्ड ने थ्राइसिस लिखा था। जो आर्थर जो ह्यूग है, ह्यूग क्लफ, आर्थर ह्यूज क्लफ या ह्यूग क्लफ, कुछ भी नाम बोल दो, आर्थर ह्यूग क्लफ की मौत पर जो अर्नोल्ड ने थायरिसिस लिखा था। जो लिसिडस है वो तो मिल्टन ने लिखा था एडवर्ड किंग की मौत पर, और जो अर्नोल्ड है उसने थायरिसिस लिखा था। जो आर्थर ह्यूग क्लफ की जो मौत है, और पीबी जो शेले है उसने एडोनिस लिखा था। शेले का एडोनिस तो घोल के पी जाना, रट जाना, शेले का तो एडोनिस आता है। एडोनिस ने किसने लिखा, लिसिडास किसने लिखा था, और थेरेसिस किसने लिखा था। ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, किट्स की मौत पर पीबी शेले ने जो एडोनिस लिखा था, हाय पढ़ना आप, कितना प्यारा है, लेके आऊँगा उसका वीडियो। एडोनिस जो लिखा था पीबी शेले ने जॉन किट्स की मौत पर। आर सम फीचर्स ऑफ पेस्टल एलर्जी। पेस्टल एलर्जी की एग्जाम्पल याद रख लेना, 3 ही है मात्र। एक तो है जो पीबी शेले का है जो एडोनिस, एक लिसिडास है, और जो एक थायरिसिस है। थायरिसिस किसने लिखा था, अर्नोल्ड ने लिखा था। जो डेथ ऑफ जो आर्थर ह्यूग क्लफ की है, और लिसिडास मिल्टन ने लिखा था जो एडवर्ड किंग की मौत पर, और पीबी शेले ने एडोनिस लिखा था किट्स की मौत पर। जो ये पेस्टल एलर्जी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्पेशल टाइप ऑफ एलर्जीज। अब एलर्जीज के कुछ स्पेशल टाइप होते हैं। किस प्रकार की एलर्जी होती है, देखो, एक होती है डर्ज, मोनोडी और यूलोजी। ये कुछ एक इसके टाइप है। जैसे द डर्ज इज ए ब्रीफ, डर्ज क्या होता है, द डर्ज इज ए ब्रीफ यानी संक्षिप्त, हाइमन, हाइमन यानी भजन, और सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन एंड ग्रीफ ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन डेथ, यानी कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको हम जानते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके याद में जो छोटा संक्षिप्त गीत लिखा जाता है, इतना छोटा भी नहीं होता है, जो छोटा संक्षिप्त एक गीत लिखा जाता है, कोई पर्टिकुलर जिसको हम जानते हैं अच्छे से, उसकी मौत पे जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डर्ज। इट वॉज टिपिकली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट ए फ्यूनरल इन लिरिक पोइट्री। हाँ, तो ये क्या है, जो लिरिक होता है वो क्या है, एज ए लिरिक लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो डर्ज है वो, उसकी क्या विशेषता है कि द डर्ज इज ए ब्रीफ हाइमन और सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, कि ये क्या है, संक्षिप्त भजन है या गाना है, लेमेंटेशन यानी दुख का, एंड ग्रीफ, ग्रीफ यानी दुख हो गया, ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन डेथ, इस पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ पर। इट वॉज टिपिकली कंपोज्ड टू बी परफॉर्म्ड एज ए फ्यूनरल इन लिरिक पोइट्री। हाँ, जो फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल क्या होता है बेटा, फ्यूनरल होता है अंतिम संस्कार, यानी जो अंतिम संस्कार होता है ना, उस पर मुख्य रूप से जो गाया जाने वाला एक छोटा सा गीत होता है वो क्या है, डर्ज है। इतना याद रख लेना, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है, उसकी मौत हो गई है, उसका जो अंतिम संस्कार चल रहा है, उसके दौरान फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार, उसके दौरान जो एक संक्षिप्त गीत गाया जाता है वो लिरिक हो, जो हो ना, उसको क्या बोलते हैं, डर्ज बोलते हैं, ठीक है ना। ए डर्ज टेंड्स
टू बी शॉर्टर, डर्ज की विशेषता क्या होती है, ये छोटा होता है, लेस मेडिएटिव एंड लेस फॉर्मल देन एलिजी, एलिजी से बहुत छोटा होता है, बस याद रखना। एलिजी से प्रत्येक जो चीज़ में होता है छोटा होता है, फॉर्मल भी कम होता है, लेस मेडिएटिव होता है, शॉर्टर होता है, छोटा होता है, संक्षिप्त। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंट एज ए टेक्स्ट टू बी संग, ये क्या एक टेक्स्ट है जो क्या है मात्र और मात्र गाने के लिए काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल्स आर, इस जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे शेक्सपियर का है फुल फैथम 5, फुल फैदम एफ है ये, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, ये याद रख लेना आप, रखो तो। जो डर्ज है उसका उदाहरण है शेक्सपियर, डर्ज से शेक्सपियर के दो है, दोनों ही शेक्सपियर के। एंड विलियम कॉलिंस ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स किम्बरलाइन, तो एक तो जो शेक्सपियर का फुल फैदम 5 द फादर लाइज, फुल फैदम फादर वाले याद रख लेना कि फादर है, ऐसे याद रख लेना कि फादर है, ठीक है ना। तो शेक्सपियर का फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, 5 है ये आता है ना, वो तो है शेक्सपियर का जो कौन सा है, डर्ज है, छोटा संक्षिप्त, जो किसी व्यक्ति है उसकी जो पर्सनल या हम कह सकते हैं जो हमारा परिचित है उसकी मौत पे जो अंतिम संस्कार है उसके ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। एंड विलियम कॉलिंस का जो लिखा है ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स किम्बरलाइन, या जो क्या नाम है इसका, कॉलिंस का है दूसरा, ये भी किसका उदाहरण है, कॉलिंस के लिखा हुआ है उसका याद रख लेना भाई, ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स किम्बरलाइन। और थ्रेनेडी इज नाउ यूज्ड मेनली एज ए इक्विवेलेंट फॉर डर्ज, एक थ्रेनेडी भी होता है, थ्रेनोडी यहाँ पे दिया है, डर्ज पढ़ लिया, ठीक है, डर्ज इतना पढ़ लेना है, सफिशिएंट है आपके। मोनोडी, अब ड्रज के बाद में मोनोडी क्या होता है, डर्ज तो पढ़ लिया, एक छोटा लिखित गीत है जो सब अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है बस। मोनोडी इज ऑल्सो एलिजी, मोनोडी भी एक एलिजी का पार्ट है। और डर्ज विच इज रिप्रेजेंट एज द अटरेंस ऑफ ए सिंगल पर्सन, कोई एक सिंगल व्यक्ति है उसकी मृत्यु के ऊपर लिखा जाता है, तो मोनोडी का मतलब होता है, मोनो मतलब एक, डाई यानी दो, ट्राई यानी तीन, है ना। तो मोनोडी यानी जो एक सिंगल व्यक्ति है उसकी मौत पर लिखा जाता है। यानी अब कोई शहर है उसमें राष्ट्रीय आपदा आई है और लाखों लोग मर गए, उसमें मोनोडी थोड़े लिखोगे, उसमें तो एलिजी आएगी। तो जॉन मिल्टन डिस्क्राइब हिज लिसिडास, मिल्टन का भी लिखा था ना, अब बताओ यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करना, मिल्टन ने किसकी मौत पर लिखा था, लिसिडास, ठीक है ना। और अर्नोल्ड ने किसकी मौत पर लिखा था, ये लिखने है आपको। जॉन मिल्टन डिस्क्राइब हिज लिसिडास इन द सबटाइटल एज मोनोडी फ्रेंड। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा था कार्ल हिज एलिगी एज क्लफ क्रिसिस थायरिसिस, ये अभी हमने थायरिसिस पढ़ लिया था, वो भी एक व्यक्ति की मौत पर लिखा था, तो एज क्लफ जो, ठीक है ना, ओके, ये पढ़ लिया है, यहाँ ध्यान मत पीछे कराया था अभी। ये क्या है, ये मोनोडीज के उदाहरण है, मोनोडी जो तीनों लिखाए थे ना, जैसे शेले का लिखा था, शेले ने कौन सा लिखा था, पीबी शेले ने किड्स की मौत पर लिखा था ना, हाँ। तो मोनोडी क्या हो गया, डर्ज पढ़ लिया, मोनोडी डर्ज है छोटा गीत है जो किसी अंतिम संस्कार के लिए लिखा जाता है, और जो एलिजी है उससे शॉर्ट होता है, शॉर्ट मेडिएटिव होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। यूलोजी इज ए स्पीच ऑफ पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेज समवन और समथिंग हाईली, हाँ एक यूलोजी भी होता है, ये भी क्या है किसी की डेथ के बाद में लिखा जाता है, किसी को क्या है प्रेज करने के लिए, जैसे कल हमने सोनेट पढ़ा था ना, प्रेज और ग्लोरीफाई करने, वो अलग चीज़ है, ये किसी की डेथ के बाद में उसको प्रेज करने के लिए, जैसे जो न्यूज़पेपर होता है उसमें लिखा होता है ना शोक समाचार, जैसे रतन टाटा जी खत्म हो गए, जो सॉरी उनका जो समय आ गया था, उनकी डेथ हो गई, तो वो लिखा गया था, तो उसमें जो लिखा गया था ना उनकी उपलब्धियाँ लिखी गई थी ना, तो उनके बारे में जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, समथिंग हाईली स्पेशली ए ट्रिब्यूट टू समवन, यानी किसी को श्रद्धांजलि देने के लिए, वो है जस्ट डाइड, जो अभी अभी मर चुके, अभी अभी मरे हैं, ज़्यादा समय नहीं हुए, उनको श्रद्धांजलि लेने के लिए यूलोजी लिखा जाता है। तो बेटा जी बहुत मेहनत लगी है, रिक्वेस्ट है लास्ट में कह रहा हूँ, बीच में बिना फालतू बकवास मैंने की नहीं है, सब्सक्राइब कर देना चैनल, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो वो भी दूंगा, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी डालना है ना वीडियो तो मेरे को बोल दो, इतना शानदार कराऊंगा, कहना क्या, ठीक है ना। धन्यवाद। ये समझ नहीं है, PDF चाहिए तो PDF के लिए कमेंट कर देना, ठीक है ना। और समझ नहीं आया तो दोबारा देखना, इंग्लिश है भाई आती आएगी, सब कैसी आती है, कट ऑफ कम जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में वैसे हो जाएगा, ज़्यादा हाईली हाइपर नहीं होना है किसी चीज़ का, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।